भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अनेक आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। नई शिक्षा नीति पूर्व की जो शिक्षा नीति जिसमें 10+2 10+2 की स्कूली व्यवस्था थी, उसके स्थान पर 5+3+3+4 की पद्धति लागू की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नई शिक्षा नीति को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अनुसार 4 स्टेज होंगी। 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज जिसमें बच्चों को भाषा, कौशल और शिक्षण के विकास का ज्ञान दिया जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज जिसके अंतर्गत 3 वर्षों की अवधि में भाषा और संख्यात्मक कौशल में विकास शिक्षकों का उद्देश्य होगा। मिडिल स्टेज जिसमें बच्चों को कोडिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंत में 4 वर्ष की सेकेंडरी स्टेज होगी जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। पूर्व में बच्चे एक ही फैकल्टी या संकाय के विषय का चुनाव कर सकते थे। अब इसके लिए नई शिक्षा नीति में कुछ रियायत दी गई है। अब विज्ञान संकाय का विद्यार्थी वाणिज्य अथवा आर्ट्स संकाय से विषय भी ले सकता है। इसी तरह से वाणिज्य और आर्ट्स संकाय का विद्यार्थी विज्ञान संकाय का विषय भी ले सकता है। नई शिक्षा नीति में देश के सभी प्राचीन भाषाओं को पढ़ने का विकल्प तथा विदेशी भाषा सीखने का विकल्प भी रखा गया है। छात्रों को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होगा। शिक्षा को सरल बनाने के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का विचार किया गया। ऑनलाइन विश्वविद्यालय शुरू किया गया। ऑनलाइन लेबोरेटरी आरंभ की गई जिससे कि जिन स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा नहीं है, वहाँ के विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इसके साथ साथ कोई भी विद्यार्थी किसी भी समय अगर वो कोर्स छोड़ता है और कुछ समय के बाद फिर वह उस कोर्स को पूरा करना चाहता है तो कर सकता है। वह भी जिस जगह पर उसने छोड़ा वहीं से आरंभ कर सकता है। उसे शुरू से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ पीएचडी या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी को छोड़कर कोई भी 2 कोर्स एक साथ अध्ययन कर सकता है। ये नई शिक्षा नीति की कुछ विशेष खूबियां हैं। इसके साथ साथ अब हम नई शिक्षा नीति पर अनेक विशेषज्ञों, डेलीगेट, रिसोर्स पर्सन के विचारों को सुनेंगे। हम कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप क्या हो, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे अपनाया जाए, उसके ऊपर मेरा जो शोध पत्र है उसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शिक्षा से कि ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का मानसिक एवं बौद्धिक विकास संभव होता है। शिक्षा को प्राप्त करके ही सांसारिक ज्ञान में वृद्धि संभव हो पाती है। शिक्षित व्यक्ति अपने गुणों का विकास करने के उपरांत अपने परिवार, समाज तथा देश का विकास सुनिश्चित कर सकता है। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। प्रारंभ में शिक्षा प्रांतीय या राज्य सूची में रखी गई थी, परंतु वर्ष 1976 में ऐतिहासिक 42वें संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इस संशोधन के द्वारा ही शिक्षा की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। भारत में शिक्षा को लेकर 3 आयोग, 3 कमीशन बनाए गए या 3 नीतियां बनाई गई। पहली जो शिक्षा नीति आई वो 1964 में आई, उसके बाद में 1986 और बाद में जो वर्तमान में बात की जा रही है वो की जा रही है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। इस शोध पत्र में जो हमारे शोध के उद्देश्य हैं वो 3 उद्देश्य लेकर हम चले हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 की जानकारी प्रदान करना, पुरानी शिक्षा नीतियों का अवलोकन करना जिसमें तीनों शिक्षा नीति और साथ में 1992 का संशोधन भी शामिल है। उसमें नई शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना।
शोध विधि मुख्यतः द्वितीयक समंकों पर सेकेंडरी डेटा पर बेस्ड है और भारत की विभिन्न शिक्षा प्रणालियों का गहन अध्ययन कर उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है और जरूरत के अनुसार तालिका और ग्राफ के चित्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार 1968 में भारत में बनाई गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कोठारी आयोग जो 1964 से 1966 की सिफारिशों पर आधारित थी, प्रथम शिक्षा नीति के उद्देश्य शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करना था। कोठारी आयोग की सिफारिशों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे। भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, भारत की संस्कृति के सूत्रधार संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करना, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र अपनाने हेतु आह्वान करना, शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित करना। भारत में अभी भी एक समस्या है कि जो जीडीपी है उस जीडीपी का बहुत कम पार्ट हमारे जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में खर्च किया जाता है। और अगर हम उस शिक्षा की बात करें, सभी लोग उस शिक्षा से संबंधित हैं, तो उस शिक्षा में बहुत ही कम पार्ट जीडीपी का लाया जाता है, जिसका रेशियो केवल 1 और 2% है, जो बहुत कम है। उसके बाद दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वो 1986 में आई और इंदिरा गांधी जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके। ऐसी शिक्षा प्रणाली भारत में लागू की जाए जिससे भारत के साथ में विश्व भारत की तरफ देखे। और उनकी मृत्यु के उपरांत राजीव गांधी जी के टाइम में उस शिक्षा नीति को लागू किया गया। उसके जो मुख्य बिंदु थे उनमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की चर्चा बहुत ज़्यादा की गई थी और ब्लैक बोर्ड जो है उस समय लागू किया गया था, स्पेशली प्राथमिक जो स्कूल हैं उनकी गुणवत्ता विकसित करने के लिए। दूरस्थ क्षेत्र में जो वंचित लोग थे उनके लिए पहली बार मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जिस इग्नू को हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जहाँ से देखते हैं। और उसके साथ साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनकी महिलाओं की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गई। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भारत की अधिकतम जनसंख्या गाँव में निवास करती है उनके लिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, 1992 में उसमें कुछ संशोधन किए गए और ये संशोधन जो थे वो तकनीकी शिक्षा में प्रवेश से संबंधित थे कि अखिल भारतीय स्तर पर या पूरे इंडिया के ओवरऑल जो है इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं सुनिश्चित कराई जाएं और जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको आने का मौका मिल सके। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कस्तूरी रंगन जी हैं इसरो के वैज्ञानिक, उनकी अध्यक्षता में ये बनाई गई है और लगभग 34 वर्षों के बाद हमें एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। पहली बार इसमें राष्ट्रीय वर्ड को जोड़ा गया है। सुबह इनॉग्रेशन सेशन में काफ़ी बातें चल रही थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, लेकिन जो राष्ट्रवाद की भावना है उसमें उसको विकसित किया गया। शुरुआती दौर में जब कोई बात आती है तो पहले विरोध किया जाता है, उसके बाद उसको समझा जाता है और बाद में अपनाया जाता है। तो मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि ये शिक्षा नीति हमारे युवाओं के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए जो है फल फूल रहेगी और देश को जो है एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो उद्देश्य रखे गए हैं उनमें शिक्षा की समानता, उत्तरदायित्वपूर्ण शिक्षा, शिक्षा में गुणवत्ता एवं कौशल विकसित करना, नवाचार एवं तकनीकी कौशल का विकास करना, शिक्षा में भाषा की बाधाओं को दूर करना, छात्र छात्राओं की सकारात्मक सोच का सृजन करना, दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा को सुगम बनाना और भारत देश का ज्ञान आधारित बनाकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल किया गया है। इस शिक्षा प्रणाली में 10+2 के स्थान पर जो मॉडल अपनाया गया है, सुबह हमारे जो की नोट स्पीकर थे वो भी इस ओर ध्यान इंगित कर रहे थे कि हमारा जो 5+3+3+4 जिसमें 5 फाउंडेशन स्टेज है, 3 प्राथमिक शिक्षा, 3 माध्यमिक शिक्षा और 4 अंतिम स्तर की शिक्षा, जिसको हम उच्च शिक्षा के नाम से जानते हैं। उच्च शिक्षा में 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक डिग्री और 4 साल के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री का प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही साथ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिव्यांग छात्र छात्राओं पर विशेष प्रावधान किया गया है और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात यहाँ पर की गई है। डिजिटल शिक्षा जो आज के समय की मांग है उसके लिए भी इस शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का विचार इस शिक्षा नीति में दिया गया है। और इसके साथ साथ जो कुछ विश्लेषण है, लास्ट में अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा कि भारत सरकार ने 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली के बदलाव हेतु नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। यदि शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन उचित तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के विकसित देशों के समकक्ष स्थापित करा सकेगी। इस नीति के अंतर्गत 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 के
रखा गया है। 3 दशक के बाद आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी को प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान करना है। स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 वाली शैक्षणिक संरचना का समावेश है तथा उच्च शिक्षा में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की योजना बनाई गई है। भारत में जीई रेशो, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, उसको 50% करने का प्रावधान है, जो कि 2018 में 26.3 था। इस शिक्षा नीति के द्वारा निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के नवाचार एवं अनुसंधान में वृद्धि करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने तथा भारतीय शिक्षण को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया है। आशा करते हैं कि नई शिक्षा नीति स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है तथा महात्मा गांधी की विचारधारा बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्कर्ष विकास करने वाली होगी। इस नई शिक्षा नीति की विचारधाराओं पर हम 100% अलॉन्ग विद फॉर्मल एजुकेशन, जिनका वो ग्रेड नहीं है उनको सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ही पढ़ा सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबल एजुकेशन की, वो बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। सो इसलिए एवरी यूनिवर्सिटीज अंडर NAC, I know, I don't want to share that how the universities they are manipulating this in acts. I can't quote here the examples. अगर मैं उसके ऊपर लेक्चर दूं पूरा, it will take half an hour to share the experiences, practical experiences, कैसे NAC हो रही है और कैसे NB हो रही है, कैसे ये आर्टिफिशियल चीजें हो रही हैं। So that is a separate issue. I will not want to discuss. So then again NBA by the colleges next करवाओगे। So ये हम बात करें, थोड़ा है कि पुअर लिटरेसी या न्यूमरेटिव कम्स। अभी तक क्या हो रहा है, 5वीं तक बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, नंबर्स उनको याद नहीं आते। देन मिडिल लेवल के ऊपर नेक्स्ट दिखा दो डाटा थोड़ा सा। 11 states और 20% of the students are living in the school without completing 9th or 10th. In Assam, 1/3 of the students dropping out. At Bihar, 32% do not go to the schools. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की हम बात कर रहे थे अभी। That is, at grade 6, 8, it is 90%. Grade 9 or 12, it is 79%. Grade 11 or 12, it is 56%. So this enrollment ratio has to be decreased. This is the policy of the government. Next. In higher education, there is a lack of multidisciplinary approach, जिसके ऊपर हम फोर्स कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे ज्वाइंट डिग्रीज मिल सकते हैं। अभी 22 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया गवर्नमेंट का, स्टूडेंट कैन डू डुअल डिग्रीज एट अ टाइम। मॉर्निंग में, इवनिंग में टाइम टेबल, 1 रेगुलर, 1 ओपन लर्निंग मोड्स। सो ऑल दिस थिंग्स हैज बीन टेकन केयर ऑफ बाय द पॉलिसीज एंड दे आर कमिंग वन बाय वन। नेक्स्ट थोड़ा पीछे ये सब छोड़ देते हैं हम। ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट हैज बीन कवर। नेक्स्ट ये भी छोड़ दो। दीज आर चैलेंजेस भी हम कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा ये फ्यूचर्स भी हम ये देखो थोड़ा सा। 2 crore आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल ब्रिंग बैक टू दिस मेन स्ट्रीम। 2 करोड़ बच्चों को हमने स्कूल में एजुकेशन में लेके आना। इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिख रखा है कि कितने हमें स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज चाहिए पढ़ाने के लिए। अब क्वेश्चन है कि उन स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने के लिए इतना पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा। अभी हम बात कर रहे थे कुछ कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट एजुकेशन को भी हमें प्रमोट करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट एजुकेशन को प्रॉब्लम यह है कि फीस स्ट्रक्चर थोड़े से उनके हैवीज हैं, विच इज नॉट अफोर्डेबल बाय जनरल पॉपुलेशन। एक सेकंड, अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने मेडिकल के अंदर ये फीस कर दिया है कि पुअर एजुकेशन स्टूडेंट है उनकी सीटें रिजर्व होंगी 50%। अब जो प्राइवेट हमारे कॉलेजेस हैं मेडिकल्स के लिए, उनके लिए डिफिकल्ट है कि वो 50% है जो परसेंटेज फीस करेंगे उनको कहाँ से पढ़ाएंगे, बिकॉज उनका पर्पस है डिफरेंट एंड दैट इज नॉट टू इम्पार्ट द एजुकेशन। चल रहा है, बंद हो गया, खत्म हो गया, नहीं लाइट गई, देखो जरा। हाँ जी, 60 स्टूडेंट। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ उसके लिए आ जाएगी, नॉर्म्स आ जाएंगे उसमें कि ना धीरे धीरे एक्स्ट्रा सीट। अभी हम लीप में लेते हैं ना, एक मिनट, अब देखो एक नहीं, अब देखो इंजीनियरिंग में क्या है,
हमारी 60 सीटें होती हैं। हम कहते हैं कि जो बच्चे डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करके आ रहे हैं उनके लिए एडिशनल सीट्स हैं, दे आर नॉट काउंटेड इन द 60 सीट्स। उनको 5-6 बच्चे आते हैं हमारे पास इंजीनियरिंग में, सेकेंड ईयर में उनको दे देते हैं। ऐसे ही ये ड्रॉप आउट बच्चों के लिए एडिशनल सीट्स आ जाती हैं, ऐसे ही उनके लिए चलेगा। नेक्स्ट पीछे चलने एक मिनट थोड़ा रेस्ट। नौ ये छोड़ दो, चलो। नो टीचिंग ग्रेड विल बी अप टू 5th लेवल, मदर टंग पढ़ानी है, ये सबको क्लियर हो। एक ये आ रहा है एनसीईआरटी विल डेवलप द पेडागोजी, ये हमारे परख आ रहा है। ये दिस विल बी न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर विल बी सेट अप विच विल कवर ऑल दिस एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट ये छोड़ दो सारा, एक मिनट नेक्स्ट पीछे पीछे ये देखो लास्ट में एक पीछे, हाँ ये लास्ट। नाउ देयर विल बी, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, देयर आर डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज। एआईसीटी अलग है, हायर एजुकेशन अलग, यूजीसी अलग है, फार्मेसी काउंसिल अलग है, क्योंकि कॉलेजेस को शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी हमें यूनिवर्सिटीज में आती है। इसके लिए अलग अलग सेंटर बना दिया। सेटिंग स्टैंडर्ड के लिए जनरल एजुकेशन काउंसिल, फंडिंग के लिए हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, एक्रेडिटेशन के लिए नैक है ये हमारी, एंड रेगुलेशन के लिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल विल बी देयर टू कंट्रोल ऑल दिस बॉडीज। नेक्स्ट छोड़ दो, नेक्स्ट चलो आगे। दिस इज, अभी हम बात कर रहे थे, जो रीश गुप्ता जी बात कर रहे थे, इट इज ए टाइम कैप, it will take. What are the targets? Entire policy will be implemented by 2040. So still 18 years gap is there. We are at a very initial stage discussing all these issues. Next, 100% growth enrollment ratio preschool will be done by 2030. It is not overnight that all the students will be admitted to the schools or colleges. In higher education, GE ratio will be 2035. Teachers to be prepared for assessment reforms by 2030. Common standards of learning and public and private schools. Then mission to focus on fundamental numeracy and literacy of students by grade 3, so that every student must be able to understand. Next. So, university early childhood care education by 2030. Vocational training for at least 50% learners by 2025. Affiliation of the universities are to end over the next 15 years, and colleges will be given autonomous. After 15 years, they can give their own degrees. Free cap, then graduate program for 4 years, ये हमारा है, ये exit program वाला. And the next, research. Universities will be focusing more on research areas and innovatives. अभी what we find, जो हम PhD degrees देते हैं आजकल universities में, they are just done and kept in the almirah, except in pharmacies or sciences. Otherwise, there is no actual research which is used in the industry or for the government. Now, government will focus on these aspects. Now, government is going to control, that is the degree which is to be awarded for PhD, what is the real research the researcher has done before completing his PhD degree. Next. So we have to add around 1,000 more universities in the next 10 years. But the question is, what is the fate of the existing universities? अभी भी कई यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिसमें 250 बच्चे, 300 बच्चे, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं. We are planning to open 1 more 1,000 universities in the times to come. Next, we have to double 2 crore students. 2 crore students have to be added. It means we have to 15 years required to setting up around 50 schools every week. We have to open to cover the gap. Need to create a large pool of trained teachers which are not available in the markets. Next. Even after getting the master degree, उसी में टॉपिक में आपको रिसर्च करना है, उसी के लिए एक परसेंटेज बार बना दी जाती हैं. बहुत सारे चेंजेस हमारी गवर्नमेंट ने किए इस बार. वो जो चेंजेस हैं वो क्या हैं, जैसे अभी हम मैथ के साथ साथ अकाउंटेंसी अगर हमें लेना है तो हम मैथ के साथ अकाउंटेंसी ले सकते हैं. मेरा बायो में इंटरेस्ट है तो मैं बायो भी ले सकता हूँ. ये चेंजेस आए.
इसके बाद हायर एजुकेशन में अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर 12th, तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अगर हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, लेकिन बाय एनी मीन्स वेदर इट मे बी अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वट एवर, कुछ भी रीजन से अगर मेरी ग्रेजुएशन छूट जाती थी तो मुझे 2 साल 3 साल के चांस के बाद फिर मुझे एनरोल करना पड़ता है ग्रेजुएशन के लिए। अब 1 साल के बाद यहाँ पर इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी में हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल 3 साल के बाद जब भी मेरे पास अमाउंट होगी तो मैं उसमें दोबारा एनरोल करूंगा, तो मुझे पहला साल कवर नहीं करना पड़ेगा, मुझे एनरोल करना पड़ेगा डिप्लोमा के लिए, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर अगर मुझे कोई भी एग्जाम देना जिसके लिए मुझे डिग्री रिक्वायर्ड है, तो मुझे 3rd ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा जिसके लिए मुझे डिग्री मिल जाएगी। मुझे अपनी स्टडी अगर कंटिन्यू करनी है तो उसके लिए 4th ईयर की ग्रेजुएशन का भी प्रावधान यहाँ पर है। 4 साल की जो ग्रेजुएशन है, अभी हम ग्रेजुएट होंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उससे पहले हमें डिग्री मिल रही थी बीए, बीएससी, बीकॉम की। लेकिन जब मेरे पास मैथ भी है, मेरे पास बायो भी है, मेरे पास कॉमर्स है या ज्योग्राफी है, तो ना मैं अब बीकॉम वाला हूं, ना मैं बीएससी वाला हूं, ना मैं बीए वाला हूं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच आई हैव इंटरेस्टेड। अब मैं ग्रेजुएट हूंगा, अगर मुझे अपनी स्टडी यहीं पर कंटिन्यू करनी है मास्टर डिग्री के लिए, तो मास्टर डिग्री के लिए मुझे 1 साल, अगर मैंने 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो मुझे मास्टर डिग्री केवल 1 साल की करनी पड़ेगी। अगर मैंने 3 साल की डिग्री ली और मैं चाहता हूं कि जब मेरे पास ग्रेजुएशन आए तो फिर मैं सीधा रिसर्च के लिए जाऊं, तो उसके लिए पीजी का वही 2 साल, यानी सिस्टम वही है, बस पैटर्न चेंज हो गया। ईयर 5 ही है लेकिन पैटर्न चेंज हो गया। 4 इयर्स या तो आप ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर लें, या 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद आप 2 इयर्स आप अपना पीजी की कंप्लीट कर सकते हैं। जीडीपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3% का हम कंटिन्यू अभी तक जो एजुकेशन में लग रहा था, इसको जस्ट डबल कर दिया गया। अगर हम अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो स्कॉलर्स, जो जेआरएफ स्टूडेंट्स पहले से जो भी अमाउंट उनको स्टडी के लिए मिलता था, अब वो भी नियर अबाउट डबल हो जाएगा। या जो जिस एजुकेशन के फील्ड में हम नहीं पहुंच पा रहे थे, अब हम उसको डेवलप करेंगे। रूरल एरिया में प्रेसिडेंट सर ने भी बताया था कि रूरल एरिया में इतने एडमिशन नहीं होते हैं, या फिर रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस अभी भी बनी हुई है, वो चाहे मेल फीमेल कैंडिडेट को लेकर, यानी जेंडर वाइज्ड हो या कास्टिज्म रही हो, व्हाटएवर, वो पहले से इंप्रूव हो जाएगी। फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारा हमेशा रिसर्च करने के लिए भी यही सोचते हैं कि अब बस मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाए और बस हम शिफ्ट हो जाएंगे अब्रॉड के लिए, या अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लें, जर्मनी से करें या यूरोपियन के किसी भी कंट्री से करके एक अच्छी सी रिसर्च कर लेंगे, डॉक्टरेट लग जाएगी। वही अपॉर्चुनिटी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद यहाँ मिलने वाली है। टॉप मोस्ट 100 यूनिवर्सिटीज को चांस है वो यहाँ इंडिया में आकर अपनी ब्रांच ओपन कर सकती हैं। ऐसा प्रावधान 2010 में भी रखा गया था, लेकिन 2010 में उसका अपोज किया गया, लेकिन रीजन बस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन रीजन ये था कि उसमें उस टाइम पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए सिक्योरिटी का प्रावधान था, वो सिक्योरिटीज डिपॉजिट कराएं, अपनी ब्रांच ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आ सकती हैं और अब हम उसमें भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। यानी हमें यहाँ के साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एजुकेशन पाने का भी चांस मिलेगा। वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रावधान है 5+3+3+4, तो 5 अप टू सेकेंड क्लास, यानी नर्सरी टू सेकेंड क्लास तक कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होना है। बस जो स्टूडेंट्स है या एडमिशन है नर्सरी का, तो वो जाएगा, वो चाहे कलर करे। रीजन क्या था कि बहुत सारे बच्चे वहां तक पहुंचते नहीं थे स्कूल में, या जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी जो करंट सीजन चल रहा है तो इसमें कटाई के लिए वो पहुंच जाएंगे, गेहूं कटाई के लिए पहुंच जाएंगे, लेकिन एजुकेशन के लिए नहीं जाएंगे। प्राइमरी का इतना नहीं है, जितना भी सीबीएसई आईसीएसई जितने भी स्कूल्स हैं उसमें एनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स, वो वहां जाएंगे लेकिन प्राइमरी स्कूल में नहीं जाएंगे।
3rd to 5th यानी 5+3। उसके बाद यहाँ पर जो भी हमें सीखने को मिलेगा, एग्जाम होगा लेकिन रीजनल लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलेगी। सर ने भी बात की थी कि कोई तमिल का है तो वो तमिल सीखेगा, कोई उत्तर प्रदेश का या हिंदी सीखना है उसको हिंदी भी सीखेगा, उसको उड़िया सीखना है उड़िया सीखेगा। वही रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है। आफ्टर दैट इंप्लीमेंट हो जाएगी हिंदी, या एक जो भी लैंग्वेज जो हम प्रीफर कर रहे हैं वो इंग्लिश भी हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स पर आज हम उस लैंग्वेज को थोप नहीं सकते। आपको जो भी सीखना है आज इंग्लिश में ही सीखना है, ऐसा नहीं है। इसके बाद हमें चांस मिलता है, अगर हम बात करते हैं 11th 12th के लिए, तो फॉरेन लैंग्वेज का। फॉरेन लैंग्वेज भी हम प्रीफर करेंगे। एक फॉरेन लैंग्वेज कोई भी जो सिखाई जा रही है या सिखाई जा सकती है, तो हम एक फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें ऐसा नहीं है, ये अभी जो प्रावधान है इसमें एक लैंग्वेज नहीं है वर्ल्ड की, केवल चाइना। ये हो सकता है चाइना लैंग्वेज इसलिए इंक्लूड ना की हो, जो अभी करंट सिचुएशन बनी हुई है, आप सभी बहुत अच्छे से अवेयर हैं। चाइना को छोड़ के बाकी चाहे वो यूरोपियन लैंग्वेज हो, कोई भी वर्ल्ड क्लास की एक लैंग्वेज हम ले सकते हैं जिसको हम 11th 12th में सीख सकते हैं। स्किल्स बढ़ रही हैं, सीखने को ज्यादा मिलेगा, और सब्जेक्ट्स की कोई बाउंडेशन नहीं है। आफ्टर 12th मैं PCM ही पढ़ाऊंगा। हो सकता है मुझे मैथ ज्यादा समझ में आती हो, केमिस्ट्री ज्यादा समझ में नहीं आती हो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हो IAS PCS के लिए, जिसे मुझे मैथमेटिकल ऑप्शन भी आते हो और मुझे सोशल साइंस की भी ज्यादा नॉलेज हो, तो अलग अलग सब्जेक्ट का भी हम चॉइस कर सकते हैं।